ओके, सबको एक साथ बोलना है। ये फॉर्मूला सबको समझ में आया? दिस इज द फॉर्मूला फॉर टू चार्जेस सेपरेटेड बाय आर डिस्टेंस। तो आप उसका वेक्टर फॉर्म ऐसे लिखोगे और मॉड्यूलस ऐसे निकालोगे, इतना हमको पता है। तो इसके लिए जितने भी सिस्टम्स बन सकते थे, ट्राइंगल का सिस्टम, स्क्वायर वाला सिस्टम, क्लॉक वाला सिस्टम, बहुत सारे सिस्टम हमने इसके लिए किए, इंटीग्रेशन वाली मेथड इसके लिए कवर की। फिर सेम टू सेम मेथड इलेक्ट्रिक फील्ड में आ सकती है। कैसे? तो अगर Q1 चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी है तो हम कैसे निकालते हैं? फोर्स डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज। मतलब मैंने आपको बताया था कि सेम फोर्स का ही फॉर्मूला लगा दो, खाली जहां पर फील्ड पूछी है वहां पे 1 कूलम चार्ज रख दो। तो क्या होगा फोर्स का फॉर्मूला? कि Q1 into 1 डिवाइड बाय R cube into R vector, that will be your vector form of force, that is nothing but your electric field। समझ में आ रहा है? ऐसे कराया था कि जितने भी फोर्स के लिए आपकी पॉसिबल सिस्टम्स हैं वो सारी कहाँ पे आ सकती है? इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। फिर हमने क्या किया? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी किस किस फोर्स के लिए होती है? तो कभी कंजर्वेटिव फोर्स के लिए होती है। कंजर्वेटिव फोर्स के टाइप्स मैंने आपको कराए थे। कितने टाइप होते हैं? एक कांस्टेंट टाइप का होता है, एक एफ ऑफ एक्स आई कैप टाइप का होता है, और एक परफेक्ट डिफरेंशियल वाला होता है। परफेक्ट डिफरेंशियल कैसे सोल्व करते हैं वो भी आपने सीखा था। इसमें किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं? तो कि भाई पोटेंशियल एनर्जी का कोई फंक्शन देंगे तो फोर्स पूछ लेंगे, फोर्स का कोई फंक्शन देंगे तो पोटेंशियल एनर्जी पूछ लेंगे। ये सब हमने किया हुआ है। तो कि हाँ 11th में किया हुआ है। कैसे? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv by dt। if I have given velocity का कोई फंक्शन in terms of t, let's say t square plus 2t, और पूछा एक्सेलरेशन लाओ, तो हम क्या करते थे? उसका t के रिस्पेक्ट तो एक बार डिफरेंशिएशन कर लेते थे। सिमिलरली इधर क्या होता है? u इज इक्वल टू माइनस डी एफ बाई डी एक्स, ऐसा फॉर्मूला होता है कि अगर फोर्स का फंक्शन है तो उसको डिफरेंशिएट करो, एनर्जी मिल जाएगी। फिर क्या कर सकते हैं? अगर किसी ने वेलोसिटी पूछ ली तो हम क्या करते थे? dv इज इक्वल टू a dt, दोनों तरफ इंटीग्रेशन लेते थे तो v इज इक्वल टू आ जाता था, क्या आ जाता था? वेलोसिटी मिल जाती थी। ये सब आता है, 11th में ऐसा किया हुआ है। सिमिलरली इधर क्या होता है? अगर आपको फोर्स पूछ लिया तो आप क्या करोगे? फोर्स इज इक्वल टू, यार गलत पढ़ा दिया, F इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी एक्स फॉर्मूला होता है। तो अगर इसका फंक्शन दिया है तो यू विल डिफरेंशिएट, और अगर u पूछा है और फोर्स का फंक्शन दिया है तो हम क्या करेंगे? F डॉट डी एक्स माइनस एफ डॉट डी एक्स एक्चुअली फॉर्मूला होता है। तो सिमिलरली जैसे ये करते थे वैसे इधर कर सकते हैं। वैसे इसको एसोसिएट किया कि भाई पोटेंशियल एनर्जी किसके लिए डिफाइंड है? तो ओनली फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेस। कंजर्वेटिव फोर्सेस के टाइप देखे, कांस्टेंट, एफ ऑफ एक्स और परफेक्ट डिफरेंशियल। इसको कैसे सॉल्व करते हैं वो भी हमने समझा था। फिर इसके बाद पढ़ा पोटेंशियल, बिकॉज इन दोनों के फॉर्मूला भी सेम जैसे ही है, मतलब के Q1 Q2 बाई आर, इसका हो जाता है के क्यू बाई आर। तो ये चारों चीजें एक दूसरे से एसोसिएटेड है। जितने भी सिस्टम हमने फोर्स के लिए पढ़ी वो फील्ड में आ सकती है, वही सेम सिस्टम पोटेंशियल एनर्जी में आ सकती है। पोटेंशियल एनर्जी टू फॉर्म ट्राइंगल, पोटेंशियल एनर्जी टू फॉर्म रेक्टेंगल, ये सब हमने किया हुआ है। तो जैसे हमने यहाँ सोच रहे थे वैसे ही सब कुछ यहाँ सोच रहे थे। तो ये सब कुछ हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 1 में कवर कर चुके हैं। बीच में थोड़े क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए थे, स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। उसमें हम टाइम पीरियड फाइंड करते थे कि अगर दो चार्ज के बीच है, सपोज आई हैव टू चार्जेस Q एंड Q, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो ऐसा पॉइंट कहाँ मिलेगा? सेंटर पे मिलेगा। एक चार्ज है 4Q एंड माइनस Q, अब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कहाँ पे होगी? मतलब छोटे चार्ज से बाजू में। तो ये सब हमने पता है। मतलब यहाँ पे चार्ज रखेंगे तो वो इक्विलिब्रियम में होगा, फिर उसको थोड़ा सा स्लाइटली डिस्प्लेस करेंगे तो वो ऑसिलेशंस करेगा, उस ऑसिलेशन के हम टाइम पीरियड फाइंड कर सकते हैं। तो इतने टाइप के सिस्टम हमने देख ही चुके हैं। लास्ट जो कराना बाकी था, 2 टाइप के क्वेश्चन बाकी थे बस, उसके बाद इलेक्ट्रिक डाइपोल के मूव करते हैं। तो यहाँ तक के लेक्चर आप पहली बार आए हो तो कोई इश्यू नहीं है। जो नोट्स है वो आपको प्रोवाइड कर देंगे, तो आप उसमें से एक बार पढ़ लेना तो आपको आइडिया आ जाएगा। कोई डाउट लगता है तो फिर पूछ लेना है। अभी वी हैव टू ड्रॉ इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हमने बहुत सारी चर्चा करी थी। इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर के लिए, सेमी इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर के लिए, रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, डिस्क की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसी बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड्स होती है। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्स एक्सिस वर्सेस एक्स का ग्राफ बनाना है। कैसे?
प्लस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है? अवे फ्रॉम द चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में जब इंफॉर्मेशन लिखाई थी तो उसमें इसके बारे में हम क्या लिखते थे? ओरिजिनेटिंग फ्रॉम इन्फिनिटी और प्लस चार्ज, और टर्मिनेटिंग मतलब प्लस चार्ज के लिए क्या रखेंगे? ओरिजिन मतलब ओरिजिनेट होती है प्लस चार्ज के अंदर से और टर्मिनेट कहाँ पे होती है? इन्फिनिटी पे। माइनस चार्ज के लिए हम क्या लिखते थे? ओरिजिनेट्स फ्रॉम इन्फिनिटी एंड टर्मिनेट्स इन माइनस चार्ज। इतना हमको पता है। नाउ वी हैव टू ड्रॉ द ग्राफ। ऐसे ग्राफ वाले क्वेश्चन आते हैं, एक मैं आपको समझाता हूँ। सपोज एक प्लस क्यू और प्लस क्यू ऐसे सेपरेट करे हुए हैं, हमें इसका ग्राफ बनाना है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्स एक्सिस वर्सेस एक्स मतलब डिस्टेंस। तो इस पर्टिकुलर केस में कैसा ग्राफ बनेगा? सपोज मैं आपको पूछूं इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कहाँ पे होगी? फॉर दिस सिस्टम सेंटर पे होगी। फ्रॉम दिस प्लस चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी? ओरिजिनेट्स फ्रॉम द चार्ज एंड इट विल गो टू इंफिनिटी। मतलब सपोज मैं इस प्लस चार्ज से जस्ट राइट साइड पे एक पॉइंट लूं, तो उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे होगी? इस पॉइंट पे कौन सा चार्ज डोमिनेट करेगा? ये वाला चार्ज कि ये वाला चार्ज? लेफ्ट वाला चार्ज। तो मैं अगर यहां बताऊं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा। समझ में आया किसी को कि कुछ समझ में नहीं आया? लेट्स से प्लस चार्ज जो होता है उसकी फील्ड ओरिजिन करती है और इन्फिनिटी तक जाती है। यहाँ पे अगर मैं जस्ट प्लस चार्ज के बाजू वाला ये पॉइंट ले लूं तो के क्यू बाई आर स्क्वायर, उसमें आर सबसे छोटा होगा, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस पॉइंट पे जस्ट बिसाइड्स द चार्ज। तो इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। फिर अगर दो प्लस चार्ज रखे हुए हैं तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कहाँ पे होता है? तो सेंटर पे होता है। ये हमने प्रूव किया हुआ है कि इक्विलिब्रियम कहाँ मिलेगा? सेंटर पे मिलेगा। तो इन दोनों के बीच में इस पॉइंट पे जीरो होगा। सिमिलरली फॉर दिस चार्ज, इसके लिए भी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी? ऐसा हमने कभी ड्रॉ किया हुआ है? दो प्लस चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ड्रॉ करनी है तो ऐसे करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में हमने इंफॉर्मेशन ली है अच्छे से प्रॉपरली। ये क्लियर है सबको क्या हो रहा है? दे विल नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, ऐसे रिपेल करेंगे एक दूसरे से। जस्ट आफ्टर द चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द राइट साइड इंफिनिटी पे होगी, और इस चार्ज के लेफ्ट साइड, जैसे इसके लेफ्ट साइड पे अगर बात करूं, अगर इसको मैं प्लस मानता हूं तो इसको माइनस मानूंगा, तो इधर माइनस इन्फिनिटी पे जाएगा। ये समझ में आ रहा है? अगर इस पॉइंट की बात करूं तो वो माइनस इन्फिनिटी पे होगा। ये सबको समझ में आया क्या बोल रहा हूं मैं? अब इसके राइट साइड के बारे में बात करो कि अगर इसके राइट साइड पे अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो कैसी होगी? प्लस इन्फिनिटी से। प्लस इन्फिनिटी से जितना दूर जाओगे उतनी वो जीरो होती जाएगी, तो प्लस इन्फिनिटी से कहाँ जाएगी? जीरो की तरफ। ये ग्राफ समझ में आ रहा है कैसे चल रहा है सबको? क्लियर है? अब इसके लेफ्ट साइड जाओ तो क्या होगा? माइनस इन्फिनिटी से जीरो तरफ। समझ में आ रहा है सबको? तो ऐसे ग्राफ बनाने आपको पूछते हैं। ये क्वेश्चन नोट डाउन करो कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्स एक्सिस वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ अगर बनाना है तो ऐसा ग्राफ बनेगा। और एक आपको सॉल्व करना है 4q और -q का। एक बार ट्राई करो। बने आपको
बस ये बातें बंद हुई तो समझ में आया पूरा ग्राफ कैसे चल रहा है, क्या करना है। सिमिलरली वी हैव टू फाइंड फॉर +4q एंड -q। फील्ड लाइंस का फंडा इमेजिन करो और ग्राफ ड्रॉ करो। कमर सीधी રાખીને બેસવાનું, ઊંઘ આવી છે અહીંયા, ખાવા પડી શું કર્યું। चलो इसके लिए क्या सोचा आपने। फॉर +4q के लिए कहां से स्टार्ट होगी इलेक्ट्रिक फील्ड। सिमिलरली +∞ से स्टार्ट होगी, ऐसे यहां तक आएगी। व्हाट वी कैन से अबाउट -q। -q पे क्या होता है, इन्फिनिटी से आती है, +∞ पे ही जाएगी। समझ में आ रहा है। तो देयर विल बी वन मिनिमा पॉइंट यहाँ पे मिलेगा। समझ में आ रहा है। मैक्सिमा मिनिमा सबको ख्याल है क्या होता है, वेयर स्लोप इज 0 विच इज कॉल्ड मिनिमा और मैक्सिमा। तो यहाँ से ऐसे आपकी फील्ड आएगी और ऐसे ऊपर जाएगी। कोई डाउट किसी को, क्या हुआ, सबको समझ में आ रहा है, समझाओ। अब इसके बाद क्या करोगे, 4q के लेफ्ट साइड पे जाओगे तो क्या होगा, अगेन सेम सीन, यहाँ से नेगेटिव जाएगा ऐसे। अब +q से उस तरफ जाओ तो क्या होगा। सबसे पहले इन दोनों के सिस्टम के बारे में सोचो। तो देयर विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 का पॉइंट यहाँ पे कहीं पे मिलेगा। ये जिसको नहीं समझ में आता है वो बाद में समझा दूंगा क्या हो रहा है ये। फॉर द लाइक चार्जेस इक्विलिब्रियम पॉइंट दोनों चार्ज के बीच में मिलता है। फॉर अनलाइक चार्जेस छोटे चार्ज से राइट हैंड साइड पे मिलता है। तो यहाँ पे कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी। तो अब यहाँ से -q चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से शायद स्टार्ट होगी, -∞ से। इट विल कम टूवर्ड्स दिस, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगी। फिर जितना दूर जाएंगे उतनी आगे जाके वापस 0 हो जाएगी। सो देयर विल बी वन पॉइंट जहाँ पे मैक्सिमा मिलेगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ, सबको क्लियर है। लगा एक तो जवाब वाला। तो यहाँ से ऐसे आएगी, फिर इन्फिनिटी पे जाएगी और ऐसे जाएगी, सिंपल। तो ऐसे बहुत सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। माइनस चार्ज वहां रख देंगे, अगर इन दोनों को माइनस कर देंगे तो क्या होगा, तो ऐसे फील्ड हो जाएगी। समझ में आ रहा है। इन दोनों चार्ज को अगर माइनस कर दूं तो ये ग्राफ ऐसा बन जाएगा बीच में। तो सिमिलरली इसके बहुत सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन आप सॉल्व कर सकते हो। ऐसे क्वेश्चंस आपको मॉड्यूल में मिल जाएंगे।
सिस्टम समझ में आ गई, क्या करना है? बस यहाँ तक आपके पिछले लेक्चर के रेफरेंसेस थे जो आपको आने चाहिए थे। अब जो टॉपिक है उसमें शायद कम जरूरत पड़ेगी। तो ड्रॉ कर लिया। डाइपोल का डेफिनेशन सबको पता होगा क्या होता है? बोल तनिष्क, व्हाट डू यू मीन बाय डाइपोल? Two equal and opposite charges separated by a finite distance is known as electric dipole. अब ये जो डिस्टेंस है वो कितना होना चाहिए? एल ला रहे हो तो 2a नहीं। अब एक्चुअली डाइपोल को पढ़ना क्यों जरूरी है? वाई वी आर स्टडिंग डाइपोल? क्वाड्रुपोल, ट्राइपोल, ऐसा कुछ क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? डाइपोल ही क्यों पढ़ रहे हैं? कोई आइडिया वाई वी आर स्टडिंग डाइपोल? एक्चुअली डाइपोल जो होती है वो क्या है? तो मटेरियल्स जो बनते हैं, मटेरियल साइंस या फिर सेरामिक्स, ऐसा कोई स्टडी आता है, नैनो टेक्नोलॉजी वगैरह, अगर फ्यूचर में आप उसमें एमएससी करोगे तो उसमें डिटेल्स ज़्यादा आएगी, उसमें नहीं जाएंगे अपन। करना क्या है कि यहाँ से एक मॉलिक्यूल बना, आपने Na+Cl- कभी जीवन में देखा हुआ है? ऐसा कुछ देखा हुआ है? H2O. So there are some molecules. डाइपोल्स मॉलिक्यूल बनाती है और मॉलिक्यूल से मटेरियल बनती है। समझ में आ रहा है? तो हाउ डाइपोल विल रिएक्ट, ऐसे ही मटेरियल रिएक्ट करेगा। समझ में आ रहा है? तो अगर कोई मटेरियल फ्यूचर में बनाना है एक सर्टेन प्रॉपर्टीज वाला, तो आप क्या करोगे? उसकी डाइपोल को पहले चेक करोगे कि डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में डालेंगे तो वो क्या करेगी, कैसे रिएक्ट करेगी, तो मटेरियल इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसे रिएक्ट करेगा आपको थोड़ा बहुत आइडिया आएगा। समझ में आ रहा है? बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, पर ये जो लेंथ है वो बॉन्ड लेंथ होती है। तो ये जो लेंथ है वो बॉन्ड लेंथ होती है, और बॉन्ड लेंथ का मेजरमेंट किस में होता है? एंगस्ट्रॉम के अंदर। तो अगर मैं आपको ऐसा बोलूं कि डाइपोल मोमेंट पी वेक्टर जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? Q इंटू एल। यहाँ पे हमने एल लिया है तो Q इंटू एल बन जाएगा। इसकी डायरेक्शन क्या होती है? नेगेटिव टू पॉजिटिव। केमिस्ट्री में आपने शायद पॉजिटिव टू नेगेटिव सीखा होगा। पोलर नॉन पोलर मॉलिक्यूल जो डाइपोल होती है उसमें पॉजिटिव टू नेगेटिव, पर फिजिक्स में नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है, ये आपको याद रखना है। अब क्या करना है इसमें? Na+Cl-, अगर इसका बॉन्ड लेंथ आपको पता है तो यू कैन फाइंड द डाइपोल मोमेंट ऑफ NaCl। ऐसे मॉलिक्यूल के साथ क्या करोगे आप? इसके पास तो दो डाइपोल दिख रही है, ये प्लस माइनस, ये प्लस माइनस, तो इसके साथ क्या होगा? नेगेटिव टू पॉजिटिव। एक डाइपोल मोमेंट इस तरफ होगी, एक इस तरफ होगी। इन दोनों का रिजल्टेंट फाइंड कर सकते हैं अगर इसका एंगल पता है तो। इसका एंगल क्या होता है? 104 डिग्री इंटू 5 मिनट्स। तो अगर आपको बॉन्ड लेंथ पता है तो आप निकाल सकते हो डाइपोल मोमेंट। समझ में आ रहा है? तो ज़्यादा कुछ इसमें नोट करने जैसा है नहीं, फॉर्मूला आपको पता है, डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला भी हमको पता है। बस इतना नोट करना है कि डाइपोल is necessary to study molecules and that molecules create materials. तो इन फ्यूचर मटेरियल साइंस के अंदर डाइपोल का डिटेल में स्टडी होता है, उसको अच्छे से पढ़ना होता है। तो अभी के लिए हमें सिर्फ इतना समझना है कि डाइपोल विल क्रिएट मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल विल क्रिएट मटेरियल्स। तो वो जो मटेरियल बने H2O NaCl, वो मटेरियल को समझने के लिए हमें क्या समझना पड़ेगा? डाइपोल को। तो अब डाइपोल कैसे रिएक्ट करेगी, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, कहाँ पे जीरो होगी, कहाँ पे नहीं होगी, वो सारी डिटेल्स हम पढ़ेंगे।
इतना सिर्फ लिख लो कि जो लेंथ है वो बॉन्ड लेंथ है, वो एंगस्ट्रॉम में होगी। हमने ये पढ़ा हुआ है कि इन्फिनिटी कैसी टर्म है, रिलेटिव टर्म है। मतलब इस डाइपोल की एक्सिस पे कोई पॉइंट हम लेते हैं आर डिस्टेंस पे, तो हम ऐसा लेते हैं आर इज डबल ग्रेटर देन एल। ऐसा क्यों लेते हैं? बिकॉज ये तो एंगस्ट्रॉम में होगा, तो अगर सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर दूर भी पूछ लिया तो दैट विल बी ऑलमोस्ट इन्फिनिटी। समझ में आ रहा है? तो इन्फिनिटी इज अ रिलेटिव टर्म, और ये जो डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस है वो एक बॉन्ड लेंथ है। तो अगर बॉन्ड लेंथ का वैल्यू दिया हो, एंगल बिटवीन द टू डाइपोल्स दिया हो, तो हम उसका रिजल्टेंट भी निकाल सकते हैं। ये हो जाएगा पी नेट। डाइपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। इस सिस्टम के लिए डाइपोल मोमेंट फाइंड करो। फाइंड आउट पी नेट फॉर द सिस्टम। ओरिजिन पे 2q चार्ज रखा हुआ है, -2q। उससे d डिस्टेंस पे q चार्ज रखा हुआ है x एक्सिस पे, और y एक्सिस पे अगेन d डिस्टेंस पे q चार्ज रखा हुआ है। देन फाइंड आउट द p नेट फॉर दिस सिस्टम। एकदम सिंपल वेक्टर का क्वेश्चन। बंद कर दो, ओके। सीधे टका बैटरी सेट हो आવું કરે तुम ना पाड़ेला कई करवा नहीं देतो, कशु करवा नहीं देतो, लॉक छे फोन। આટલી વારમાં આન્સર આવી જવો જોઈએ યાર। क्या हुआ भाई अर्नव, हो गया? युवराज शू કર્યું? डायपोल का मेन डेफिनेशन क्या है? वी हैव टू हैव टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस। तो यहाँ पे -2q दिया है, तो उसको आप सेपरेट कर सकते हो। एक q ओरिजिन पे अलग q मान लो, एक q को अलग मान लो, तो दो डायपोल बन जाएगी। डायरेक्शन क्या होती है? नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो एक डायपोल मोमेंट इस तरफ होगी p वेक्टर, एक इस तरफ होगी p वेक्टर। इन दोनों का रिजल्टेंट फाइंड करूंगा तो क्या आएगा? √2p वेक्टर। इनके बीच में 90 डिग्री है। रिजल्टेंट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस 2ab cos थीटा। तो लास्ट टर्म निकल जाएगी बिकॉज cos 90 0 है। तो इसको देखते ही समझ में आ जाना चाहिए कि √2p वेक्टर आंसर आएगा। p वेक्टर का मतलब q इंटू डी। ये समझ में आया क्या किया सिद्धि? करूँ लकी न करूँ? -2q and q is not a dipole. ડાયપોલ બનવા માટે પહેલો રૂલ જ એનો હોય છે કે ટુ ઇક્વલ એન્ડ ઓપોઝિટ ચાર્જીસ। પણ તને મોમેન્ટ જ પૂછી છે, મોમેન્ટ ક્યારે નીકળે? જ્યારે ડાયપોલ હોય ત્યારે, ફોર્સ થોડી પૂછે। देखो वेक्टर एडिशन में बोलूं तो इसका मतलब आपके दिमाग में इतना हो जाना चाहिए
2 महीने से हम कर रहे हैं तो हमको इतना आइडिया है कि कुछ चीज़ों के लिए ही पेन हम लेते हैं और कुछ चीज़ें हम पेन लिए बिना ही करते हैं। चलो एक और क्वेश्चन जो हमने सॉल्व किया है उसी टाइप का है, आपको समझ में आ जाएगा कैसे करना है। सपोज वी हैव अ क्वार्टर रिंग ऑफ चार्ज प्लस क्यू ऑन इट एंड ओरिजिन के ऊपर माइनस क्यू चार्ज रखा हुआ है। क्या ये डाइपोल फॉर्म कर सकता है? विल इट फॉर्म डाइपोल और नॉट? करेगा फॉर्म। डिस्टेंस सेम है पूरी जगह पे, तो इन दोनों के बीच में रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट फाइंड करनी है। पी नेट कैसे फाइंड करोगे? मतलब ये बस इंटीग्रेशन से करेंगे। क्वार्टर रिंग के ऊपर क्यू चार्ज लगाया हुआ है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमने पढ़ा हुआ है। सेंटर पे एक प्लस क्यू चार्ज रख दिया, तो इन दोनों के बीच में डाइपोल बनेगी। तो बनेगी तो इसकी डाइपोल मोमेंट किस तरफ होगी? तो नेगेटिव टू पॉजिटिव इस तरफ होगी, पर बहुत सारी डाइपोल बनेगी ऐसे, तो इसका रिजल्टेंट डाइपोल पी नेट किस तरफ होगा? दैट वी हैव टू कमेंट ऑन दैट। सबसे पहले इसकी मेथड क्या होगी? ऊपर एक मिनट बहुत याद करा ऊपर से। ऐसा एल लेंथ का कोई रॉड था जिसके ऊपर क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड था विथ लैम्बडा कूलम पर मीटर। उससे एक्स डिस्टेंस पे या ए डिस्टेंस पे हमें कोई चार्ज पे फोर्स फाइंड करना था, तो हम कैसे करते थे? तो कि भाई एक्स पे जाके डी एक्स तोड़ो, तो ये जो डी एक्स तोड़ा उसके ऊपर क्या मिला? डी क्यू चार्ज। हम क्या करते हैं, हमको पॉइंट चार्ज का फोर्स निकालना आता है, के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर, बट कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन से फोर्स निकालना हमको नहीं आता है। तो हम क्या करेंगे, इस कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन लैम्बडा इज इक्वल टू लैम्बडा कूलम पर मीटर में से एक dx का एलिमेंट तोड़ा जिसके ऊपर चार्ज dq है। अब इस dq से इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो मैं फाइंड कर सकता हूँ, छोटा सा फोर्स k dq q अपॉन a, मतलब यहाँ से डिस्टेंस x है तो x स्क्वायर। समझ में आ रहा है? नाउ इफ आई इंटीग्रेट दिस फोर्स फॉर टोटल लेंथ l, तो मुझे टोटल फोर्स मिल जाएगा। मतलब इस पूरे q से इस q के ऊपर सारे फोर्स एक ही डायरेक्शन में है, तो उसको सिंपली ऐड कर सकता हूँ, इंटीग्रेट कर सकता हूँ। ऐसे हम सॉल्व करते थे। फिर इसी को हमने रिंग बना दी थी, पूरी रिंग की वजह से फोर्स सेंटर पे फाइंड किया था, तो उसमें हमने क्या किया था, थीटा पे जाके डी थीटा तोड़ो। दैट वाज आवर मेथड। मतलब इंटीग्रेशन की 2 मेथड्स थी कि जब एंगल इन्वॉल्व होते हैं तो हम थीटा पे जाके डी थीटा तोड़ते हैं, मतलब अल्फा एंगल पे जाके डी अल्फा का एक सेगमेंट तोड़ो। इस डी अल्फा के ऊपर चार्ज कितना होगा, तो डी क्यू होगा। अब ये डी क्यू है, इस माइनस क्यू के अंदर भी एक छोटा सा माइनस डी क्यू तोड़ सकता हूं मैं। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? तो इसको अलग से बनाते हैं। तो ऐसा कोई सिनारियो हमारे सामने है, इधर माइनस डी क्यू, इधर प्लस डी क्यू एट सम एंगल अल्फा। तो ये एक डाइपोल मोमेंट बनेगी ऐसे, इधर से इस तरफ। समझ में आ रहा है? यहां से अगर इस एंगल को यहां शिफ्ट करूं तो ये भी अल्फा हो जाएगा। तो इस पी वेक्टर के भी 2 कंपोनेंट होंगे, पी कॉस अल्फा और इधर की तरफ पी साइन अल्फा। मतलब ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हुआ, ये वर्टिकल कंपोनेंट हुआ। वी हैव टू इंटीग्रेट बोथ, फिर उन दोनों का रिजल्टेंट फाइंड करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? करोड़ परसेंट है। अगर यहाँ पे डी क्यू मान रहा हूँ तो ये चार्ज छोटा है, ये कैपिटल क्यू बड़ा है, तो डाइपोल फॉर्म नहीं करेगा। तो इस क्यू को भी तोड़ना पड़ेगा छोटे डी क्यू के अंदर। देन माइनस डी क्यू एंड प्लस डी क्यू विल फॉर्म अ डाइपोल, तब उसकी एक डाइपोल मोमेंट बनेगी। उस मोमेंट के भी 2 कंपोनेंट होंगे, पी कॉस एंड पी अल्फा। फिर उन दोनों को इंटीग्रेट करके मैं लाऊंगा एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एक वर्टिकल कंपोनेंट। फिर इन दोनों का रिजल्टेंट फाइंड करेंगे, तो सबके लिए जो डाइपोल मोमेंट आएगी वो इस तरफ ऐसे आएगी। मैसेज समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? सब लोग एक साथ हैं?
तो क्या करो, सबसे पहले अल्फा पे जाके डी अल्फा तोड़ो। डी अल्फा का चार्ज क्या होगा, डी क्यू, और डी क्यू चार्ज की वैल्यू क्या होगी। सपोज रॉड के लिए मैं ऐसा करता था कि रॉड पे जाके डी एक्स तोड़ा, तो उस डी एक्स एलिमेंट का लैम्बडा क्या बन जाएगा, डी क्यू बाई डी एक्स। तो डी क्यू इज इक्वल टू लैम्बडा डी एक्स बनता था। तो ऐसे इस डी क्यू के बारे में मैं क्या कमेंट कर सकता हूँ, इसकी वैल्यू क्या होगी, क्या बोल रहा है ना। देखो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सपोज यहां से मैं चालू करता हूं तो 0 से पाई बाई 2, तो पूरा चार्ज कहां पे है, पाई बाई 2 एंगल पे है। समझ में आ रहा है। इफ क्यू चार्ज इज एट पाई बाई 2, तो डी क्यू चार्ज कहां पे होगा, ऐसे कर पाओगे, समझ में आ रहा है। तो डी क्यू इज इक्वल टू क्या आएगा, क्यू बाई पाई बाई 2। ये सबको क्लियर हुआ कैसे आया, कोई डाउट किसी को। इस मोमेंट का फॉर्मूला अगर लिखना है तो क्या लिख सकता हूं, डी क्यू इंटू आर वैक्टर, एक चार्ज का मैग्नीट्यूड इंटू डिस्टेंस, डिस्टेंस तो वही है, आर कांस्टेंट है सारे चार्ज से। तो अब मेरे पास डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला आया डी क्यू इंटू आर। डी क्यू की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, क्यू बाई पाई बाई 2, सिंपल। अब क्यू बाई पाई बाई 2 लिखो, उसको इंटीग्रेट करो। ये सब पहले किया हुआ है। संतावड़ी जाऊजी हैं, कुछ समझ में आ रहा है कनिशा। देखो ऐसा आएगा, इधर ध्यान दो भाई, बातें बंद। डी क्यू इज इक्वल टू क्यू बाई पाई बाई 2 इंटू डी अल्फा आएगा, बिकॉज ऐसा करना था कि अगर क्यू चार्ज पाई बाई 2 एंगल पे है तो कितना चार्ज डी अल्फा एंगल पे होगा। तो यहां से डी क्यू आपको मिल जाएगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके, क्यू बाई पाई बाई 2 इंटू डी अल्फा। अब मेरे पास क्या क्या है,
तो दो कंपोनेंट है पी वी एंड पी एच. वर्टिकल कंपोनेंट इज पी साइन अल्फा और दिस इज पी कॉस अल्फा. इस p की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, dq इंटू आर. तो dq की जगह क्या फॉर्मूला है, 2q अपॉन पाई साइन अल्फा डी अल्फा. इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, 2 कांस्टेंट, q कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट बाहर आ जाएगा. सिमिलरली इधर भी 2q बाई पाई बाहर आएगा, अंदर बचेगा इंटीग्रेशन कॉस अल्फा डी अल्फा. अब लिमिट सोचो कहां से कहां तक होनी चाहिए लिमिट, 0 से पाई बाई 2. यहां तक सबको समझ में आया, क्लियर. अब साइन अल्फा का इंटीग्रेशन क्या होगा, कॉस अल्फा. तो 2 क्यूब पाई कॉस अल्फा करेंगे तो क्या आएगा, आर रहेगा यहाँ, डी क्यू इंटू आर है तो यहाँ पे एक आर भी आएगा. ये समझ में आया. डाइपोल मोमेंट के फॉर्मूला में डी क्यू इंटू आर है तो डी क्यू की जगह 2q बाई पाई तो लिखा, पर आर भी लिखना पड़ेगा, दोनों जगह पे आर भी आएगा. तो 2q r अपॉन पाई बाहर आ जाएगा. साइन अल्फा का इंटीग्रेशन हुआ कॉस अल्फा, उसमें 0 टू 2 पाई बाई 2 रखो तो क्या आएगा, एक बार अपर लिमिट एक बार लोअर लिमिट, बीच में नेगेटिव साइन. सिमिलरली इधर भी क्या आएगा, 2q r अपॉन पाई इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन माइनस कॉस था साइन में. तो माइनस कॉस करने लेना, कॉस का होगा साइन अल्फा. तो एक बार वैल्यू मुझको आंसर लाओ पाकवे उच्च. तो लोचो बढ़िया से. બરાબર એટલે સાइन નો cos જ થશે ને, साइन का इंटीग्रेशन cos ही होगा और cos का माइनस साइन ही होगा. बराबर है. चला तो मैंने कंफ्यूज कर दो, माइनस cos જ થશે. वो तो डिफरेंशिएशन हो रहा है ना, डिफरेंशिएशन हो रहा है, sin में cos sin cos में माइनस sin इंटीग्रेशन में sin में माइनस cos और cos में sin. अरे हम 100% कंफर्म करेंगे कैसे दे जाओगे, माइनस कर दो बस. 2qr अपॉन पाई माइनस कॉस पाई बाई 2 माइनस ऑफ माइनस कॉस 0. ओके स्वीकार લઈએ આપણે. साइन पाई बाई 2 1 साइन 0 0. तो इसका आंसर क्या आएगा, 2qr अपॉन पाई. इसका आंसर क्या आएगा, cos पाई बाई 2 0 और cos 0 क्या होता है 1. बराबर છે माइनस माइनस प्लस 1 बराबर છે. सरस आंसर આવું જ આવતું હતું. तो qr बाई पाई मतलब इंटीग्रेशन साचू है. अब सिंपल क्या करना है, अपने पास वर्टिकल कंपोनेंट भी है और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी है. इन दोनों का अगेन रिजल्टेंट फाइंड करना पड़ेगा. तो क्या आएगा, 2√2 qr बाई पाई, दैट विल बी योर आंसर पी नेट. कहां से आया, समझ में आया. √2 पी वेक्टर का 90 डिग्री पे वेक्टर एडिशन करते हैं तो √2 पी वेक्टर आता है. सबको समझ में आया क्या हुआ इधर.
अटेंडेंस ले लेना, पता नहीं हम। चलो जाने दो इसको। चलो फटाफट 5 मिनट आप जो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन द एक्सिस फाइंड करना है, हमको आता है। चलो करो फटाफट। हाँ हमको सीखना है एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन अ जनरल पॉइंट, पर वो सीखने के लिए ये दोनों समझ में आना चाहिए तब वो आएगा। चलो ये तो आता होगा सबको, एक्सिस पॉइंट P यहाँ पे है, इस पॉइंट पे प्लस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे होगी? अवे फ्रॉम द चार्ज। माइनस चार्ज से इस तरफ होगी टुवर्ड्स द चार्ज। तो E माइनस और E प्लस इन दोनों का सुपर पोजिशन कराना है। सुपर पोजिशन प्रिंसिपल हमको आता है, दोनों को सिंपली ऐड कर लेंगे। तो इसका फॉर्मूला आएगा KQ अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर प्लस माइनस होगा बिकॉज ऑपोजिट डायरेक्शन में, R प्लस L का होल स्क्वायर। KQ कॉमन निकल जाएगा, अंदर बचेगा 1 अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर, 1 अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर। लो फटाफट हाथ चलाओ। क्या हुआ? इसका सॉल्यूशन लाओगे तो क्या आएगा? 4 तोड़ना कोई तोड़ी को तोड़ी। क्या है आंसर? KQ 4RL अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। नाउ वी ऑल्सो नो दैट कि जो 2L है वो डबल लेस देन है R से। क्यों? बिकॉज 2L जो होता है वो एंगस्ट्रॉम में होता है बॉन्ड लेंथ, और R जो होगा अगर वो 1 सेंटीमीटर भी है तो भी 1 सेंटीमीटर इज मतलब इनफाइनाइट डिस्टेंस पे होगा, तो नीचे से L स्क्वायर को इग्नोर कर सकते हैं। तो क्या आएगा? ना वाला वो 2K
इंटू एल, 2QL बन जाएगा P, तो 2KP बाय आर क्यूब। अब इसकी डायरेक्शन किस तरफ है रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट की? ओके, ऑन द P वेक्टर, अलोंग द P वेक्टर, या फिर अलोंग द एक्सिस भी बोल सकता हूँ, तो P कैप भी बोल सकता हूँ, या फिर अलोंग द P कैप भी अलोंग द एक्सिस भी बोल सकता हूँ। तो उसकी डायरेक्शन P कैप के अंदर है। अब P कैप इंटू P क्या बन जाएगा? P वेक्टर। तो दिस इज योर फाइनल फॉर्मूला 2KP बाय आर क्यूब। अगर मैं कोई पॉइंट यहां पे ले लूं r डिस्टेंस पे, तो डायरेक्शन कहां पे होगा? ये हमने प्लस Q के बाजू में एक्सिस पॉइंट लिया था। अगर माइनस Q के बाजू में कोई डिस्टेंस पे एक्सिस पॉइंट ले लूं तो पागल जैसी बातें कर रही, ये माइनस Q विल डोमिनेट, तो भी डायरेक्शन किस तरफ रहेगी? इसी तरफ रहेगी। तो मतलब एक्सिस पे यहाँ रखो कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर यही आएगा 2KP बाय आर क्यूब। चलो आटू लखी लो फटाफट, પછી वेक्टर इक्वेटोरियल पॉइंट पे फाइंड करो। ऑन इक्वेटर पॉइंट माइनस KP बाय आर क्यूब आएगा उसका आंसर। सॉल्व કરીને લાવવાનું ચલા। 2 મિનિટ આપીશું આપણે, વધારે ટાઈમ નહીં આલે, फटाफट सॉल्व करो, પછી जनरल पॉइंट જે શીખવાનું છે એમાં ટાઈમ આપીશું। ये लिखना है, किसी को निकाल दो इसको। कौन लखे છે? લખું છે, લખી દીધું। ઓકે સરસ, વાહ। डायग्राम सबको समझ में आया? इक्वेटोरियल पॉइंट मतलब बीच में से जब डाइपोल को काटेंगे तो उसके एक पॉइंट पे उसको फाइंड करना है। प्लस Q की वजह से अवे फ्रॉम द चार्ज, माइनस Q की वजह से टुवर्ड्स द चार्ज। यहाँ से Z बनाओ तो ये एंगल यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, सिमिलर एंगल यहाँ आ जाएगा। समझ में आ रहा है? इन दोनों का रिजल्टेंट E प्लस का कॉस कंपोनेंट इधर होगा, E माइनस का भी कॉस इधर होगा, तो आंसर क्या आएगा? 2E कॉस थीटा। तो E नेट का आंसर क्या है हमारे पास? तो भाई 2E कॉस थीटा। डायग्राम के अंदर ही आंसर है। 2 पता है, E पता है, कॉस थीटा पता है, सबकी वैल्यू रखो, आंसर आएगा क्या आएगा? माइनस KP बाई आर क्यूब। तो भी सॉल्व करो फटाफट जल्दी। देखो 2 का 2 होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह क्या लिखोगे? KQ बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, सॉरी आर प्लस एल का होल स्क्वायर आउ जाओ सर, શું ना आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर આવશે। ये पाइथागोरस करोगे तो हाइपोटेन्यूस मिलेगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। और cos थीटा की जगह क्या लिखोगे आप? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो L अपॉन रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। और डाउट किसी को इसमें कहां से आया? फिर सबको समझ में आ रहा है क्या चल रहा है? तो 2KQL अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की 1 पावर और 1/2 पावर, तो क्या हो जाएगा? 3/2 पावर। तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर हो जाएगी 3/2। सिमिलरली वी नो दैट 2L इज डबल लेस देन आर, तो 2L को इग्नोर करो, तो आर स्क्वायर चला जाएगा, आर क्यूब आ जाएगा, 2QL बन जाएगा P, तो KP बाई आर क्यूब। अब इसकी डायरेक्शन चेक करो, तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है नेगेटिव टू पॉजिटिव ऐसे,
इसकी ऑपोजिट टू डायपोल मोमेंट है, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ माइनस पी कैप। ये समझ में आया कैसे आया? बिकॉज द डायरेक्शन इज ऑपोजिट टू द डायपोल मोमेंट्स डायरेक्शन। हमको पता है P इंटू पी कैप क्या बन जाएगा, P वेक्टर, तो के पी वेक्टर अपॉन आर क्यूब विल बी योर आंसर। सिमिलरली इस पॉइंट को नीचे सोच के देखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे होगी, एक्सिस मतलब इक्वेटोरियल पॉइंट पे ऊपर सोचा तो भी इधर, इधर सोचो तो किस तरफ होगा, तो भी इधर ही होगा। ओ भाई भाई हो गया ना, सुधा सही है, ध्यान आप बोला 1 मिनट। प्लस की वजह से अवे फ्रॉम द चार्ज, इधर माइनस, तो फिर से इधर ही होगा आंसर। अगेन 2e cos थीटा इधर ही होगा, फिर से वही आंसर आएगा, मतलब दोनों के लिए सही है। कोई भी इक्वेटर पर पॉइंट ले लो। अब हेडिंग डालो इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ जनरल पॉइंट ऑफ अ डाइपोल। लगाइयो। जवाब दो। जवाब दो। चलो ऐसे कोई पी पॉइंट पे हमको डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, कैसे करोगे? हमारी कसम थी उतारो हमारे बताए। आउट करो। शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। चलो क्या करना है इधर, पी वेक्टर इस तरफ होगा -2 प्लस। अब यहां से सोचो तो P का कॉस कंपोनेंट इधर होगा, P कॉस, और P साइन इधर होगा ऐसे। तो ये P कॉस जो है वो एक्सिस पॉइंट बन जाएगा। समझ पड़े? ये एक्सिस पॉइंट बन जाएगा। तो एक्सिस पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, 2kP। P कौन सा है, P कॉस बाई, बोलोला कट तो बोलोला, आर क्यूब। सिमिलरली ये P साइन थीटा, ये इसका क्या बन जाएगा, डायपोल का इक्वेटर पॉइंट बन जाएगा इधर। तो उसका फॉर्मूला क्या आएगा, KP साइन थीटा बाई आर क्यूब।
अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा दैट विल बी आवर इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में आ रहा है क्या करना है? तो ई नेट इज इक्वल टू ई परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस ई पैरेलल का स्क्वायर, मतलब एक्सिस और इक्वेटर दोनों का स्क्वायर करो और रूट करो, कंपोनेंट के स्क्वायर के एडिशन का स्क्वायर रूट, दैट विल बी योर आंसर। और वेक्टर एडिशन करो तो भी इन दोनों के बीच में 90 डिग्री बन रहा है तो लास्ट टर्म चली जाएगी बस। तो इसकी वैल्यू रखो अंदर 2 kp cos थीटा बाई आर क्यूब प्लस उसका पूरे का स्क्वायर kp साइन थीटा बाई आर क्यूब उसका भी स्क्वायर इन रूट। तो क्या आएगा आंसर इसका? के स्क्वायर पी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा के पी बाई आर क्यूब बाहर आ जाएगा, कॉमन निकाल के उसका स्क्वायर रूट, अंदर बचेगा रूट 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ऐसा कुछ बचेगा। कोई डाउट किसी को? ये सब समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? लगा तो बोलोगा के पी बाई आर क्यूब, के स्क्वायर पी स्क्वायर बाई आर क्यूब, आर रेस्ट टू 6 होगा एक्चुअली, तो आर रेस्ट सॉरी बोलू छू हाँ, के स्क्वायर पी स्क्वायर बाई आर रेस्ट टू 6 कॉमन निकल जाएगा, तो के स्क्वायर का स्क्वायर रूट के, पी स्क्वायर का पी और आर रेस्ट टू 6 का आर क्यूब, वो स्क्वायर रूट के बाहर आ गया, अंदर बचा 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर की जगह आप क्या लिख सकते हो? 1 माइनस कॉस स्क्वायर, तो 4 में से 1 चला जाएगा तो 1 प्लस क्या आएगा? 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसा कुछ आएगा। तो के पी बाई आर क्यूब रूट 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा विल बी योर आंसर। मतलब फॉर एनी जनरल पॉइंट, किसी भी जनरल पॉइंट पे फाइंड करना है, इसको एक्चुअली पोलर कोऑर्डिनेट्स की मेथड से सॉल्व करते हैं और वो थोड़ा लंबा हो जाता है, 1 घंटे का डेरिवेशन है, ये मेथड बरोबर है। सवाल नहीं रखवाना होता है, कौन काम नहीं करता? क्या नहीं करते? है नहीं? हाँ, 10 अल्फा इज इक्वल टू, यहाँ से ये अल्फा निकालना है मुझे, तो 10 अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा? ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ई परपेंडिकुलर अपॉन ई पैरेलल, सीधा फॉर्मूला याद रखना है तो हाफ टेन थीटा। बाकी ई परपेंडिकुलर अपॉन ई पैरेलल करोगे और फिर सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा हाफ टेन थीटा। डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड अगर पूछा है, ये डायरेक्शन वेक्टर जो जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड ई नेट का, उसका डायरेक्शन ऐसे मिलेगा। બધા ઊંઘમાં છે, બધાને ઊંઘ આવે, એટલો બોરિંગ લેક્ચર છે હે? તો મોડું તો જા ઇજ્જત કાઢના કે હરિઓમ આવું કેવું છે? મન તો આવું કઈ બોલ તો મારું ચપ્પલ કાઢીને માર, મન થોડી બોલી, તને બોલી। डबल इंसल्ट, डबल इंसल्ट એવું કહું છું। देखो કઈ પીને આવો છે, લાવલી ઉતરી નહીં હજી। ચલ થઈ ગયું, જવા દો। कॉफी भी तारे
લોક કોઈ ખોલ્યું ક્લાસનું? હે ઉર્મી, તમે લોકોએ ખોલ્યું લોક? ક્લાસ ખોલ્યો કોઈ? પહેલેથી ખોલ્યો હતો? પૂછાય જે કરવું પડશે બધાનું કરવું પડશે. એ અટેન્ડન્સ સીટ પાછી નહીં આવી, ચોરાઈ ગઈ વચ્ચે. પેલા નંબર તો લખો એટલીસ્ટ, બાજુમાં કેટલા લોકો આયા છે એવું. કેટલી મજા આવે નહીં ટાઈમ બગાડવાની. ચલો જે લોકોનું થઈ ગયું છે આ ક્વેશ્ચન સોલ્વ કરો. बस भाई बातों बन भाई, बस बस चल आ सोल्व कर दे. चलो यार क्वेश्चन सोल्व कर. Find out electric field at the point P. ये डाइपोल मोमेंट ऐसे जा रही है. सबने लिख लिया है तो इसको मैं रब कर लेता हूँ. ये सबको लिख लिया सबने? कोई रिस्पॉन्स नहीं हालतुला वे ઝોમ્બી શરમ આવે છે બોલવામાં. બેટરી બધી એ બાતો બંધ કર લા એક. બસ હવે મૂકી દે મોબાઈલ. ચાલ મૂકી દે, હજી વાર છે. હમણાં મૂકી દે, હમણાં તને લિસ્ટ મળી જશે. કેટલા બેન છે? 28. ઓકે. છો લઈ જશે. હા 28 પાકું 28 જ છે. चला काम धंधो करा, सॉल्व कर. चलो ए, क्या आंसर आया इसका? यहाँ से समझ में आ जाएगा cos 37 का वैल्यू. ये ट्रायंगल हमको रटना होता है, हमको पता होना चाहिए 37 और 53 डिग्री है. वाह, शांति राख. हमણાં તું ક્લાસમાં બેઠો છે, 10 વાગ્યા પછી કરજે. આ બધું બ્રેક છે અડધો કલાકનો. તનિષને મેન્ટલ હોસ્પિટલમાં જમા કરાવીશ તો 700 રૂપિયા કેશ ને એક લોખંડની ડોલ મળશે. મને બધાનું આવી જશે.
मान लो वो केटीएम गिरवी रखी नहीं होता सर अभी केटीएम में क्या क्या बोले चपटी बोलते हैं आपको मैं बोला जीवता घर नहीं जाऊ तारे बस चल भाई बकवास बंद कर चल सॉल्व कर इस पॉइंट पे केपी cos थीटा cos थीटा नहीं है उसे ओके बराबर से चलो હવે સમજ में આવે બહાર જવું તારે હવે બહુ થયું હવે મજાક મસ્તી ચાલે છે એની માટે આવ્યો તું चलो आधा क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया किसका p cos थीटा कंपोनेंट इस तरफ होगा एक्सिस की तरफ और p sin थीटा इधर होगा इक्वेटर की तरफ समझ में आ रहा है क्या हो रहा है अर्नव यहाँ से p cos यहाँ से p sin तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे एक्सिस पॉइंट पे मिलेगी तो एक्सिस पॉइंट का फॉर्मूला भी हमको पता है इक्वेटर पॉइंट का भी फॉर्मूला हमको पता है दोनों का फाइंड करके ई नेट फाइंड कर सकते हैं अब आंसर कह दो चलो फटाफट मतलब ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं अलग अलग एंगल के लिए सॉल्व करना आएगा तो ये सिस्टम है इस सिस्टम की अलग अलग मेथड समझ में आ रहा है तो हमको रिवाइज क्या करना होता है ये मेथड्स जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं उनके लिए कि एक सिस्टम है ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें एंगल चेंज करेंगे तो हमको सेम मेथड समझ में आ जाएगा सॉल्व करना चलो इसका आंसर बताओ क्या है आंसर अब पटेल 37 हશે तो तू यहाँ p cos बनाईस यहाँ p sin बनाईस પાર્થનું જીવન જ ડાઉટ થઈ ગયું છે e on the axis 2 kp cos 37 by 5 ના ના ડિસ્ટન્સ આપવાનું રહી ગયું લાગે છે ને ક્વેશ્ચનમાં ડિસ્ટન્સ જ નહીં આપે ના ના મળી જશે ને ક્વેશ્ચન 37 ની સામેની સાઈડ 5 છે એટલે આ 5 डी क्यूब का तो एक्स क्यूब मारी लो ने इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस विल बी cos 37 4/5 चलो હવે આવી જાય आंसर यहाँ से इसका डिस्टेंस आप d मान लो तो p एक्सिस पॉइंट पे क्या होगा 2 kp इंटू 4/5 d क्यूब तो 8/5 kp by d cube will be e axis and 3/5 kp by d cube वो बन जाएगा e इक्वेटोरियल पॉइंट का दोनों का स्क्वायर करा के स्क्वायर रूट फाइंड करोगे दैट विल बी योर आंसर तो आटલું તો થઈ જ જવું જોઈએ પછી ઘરેથી કરી લેજો
चलो इतना आंसर लिख लो और खत्म करो। अब फाइंड करो पोटेंशियल ऑन द एक्सिस ऑफ अ डाइपोल। पोटेंशियल का डिस्कशन, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जितने भी सिस्टम आ सकते थे वो सारे हमने कवर कर लिए। नाउ वी विल कवर पोटेंशियल। मतलब इससे नया कुछ आएगा तो इतनी प्रैक्टिस आपने करी होगी तो आप सॉल्व कर पाओगे। ભાઈ આ બાજુ બહુ થયું હવે પૂછે ભાઈ તમારા લોકોને હવે એક બી કોઈ મગજમારી કરી તો બાજુ કરો ચૂપચાપ આ માણા હું તનીશ બે તમને કાઢી મૂકીશ બહાર તારી તકલીફ છે ચૂપ એકદમ सेम डायग्राम पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल के लिए भी क्या आंसर आएगा के क्यू बाई आर प्लस के क्यू बाई आर। तो के क्यू बाई आर के क्यू आर क्या होगा प्लस चार्ज से आर माइनस एल माइनस के क्यू बाई आर प्लस एल। के क्यू कॉमन निकाल लो अंदर बचेगा 1 माइनस एल माइनस आर प्लस एल। क्या आएगा आंसर? टू के क्यू एल अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। एल स्क्वायर को इग्नोर करोगे तो क्या बचेगा? अब कोई कहा और टू के क्यू एल की जगह क्या लिख सकते हैं? डाइपोल मोमेंट के पी बाई आर स्क्वायर। दिस विल बी आवर पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। चलो क्वेश्चन सॉल्व करो। क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ है कि डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन ऐसी है फ्रॉम बी टू ए। फॉर यू हैव टू फाइंड आउट द वर्क डन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड टू मूव क्यू नॉट चार्ज फ्रॉम ए टू बी। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है हम सबको पता है।
इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? वो कराए तो V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, हमने 10th क्लास में पढ़ा हुआ है, तो W इज इक्वल टू वी क्यू होगा। पर वर्क डन ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है? माइनस, तो W इज इक्वल टू माइनस वी क्यू। इसमें से कहाँ ले जाना है? V A से B ले जाना है, तो वी बी माइनस वी ए होगा। समझ पड़े दिला कस्तू समझ पड़े। तो वर्क डन ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक का फॉर्मूला क्या होगा? माइनस वी ए बी इंटू क्यू नॉट। वी ए बी मतलब वी बी माइनस वी ए, उसको माइनस से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो वी ए माइनस वी बी लिख सकता हूँ, इंटू क्यू नॉट का क्यू नॉट। अब वी ए और वी बी तो हमको फाइंड करना आता है बाई यूजिंग दिस फॉर्मूला के पी बाई आर स्क्वायर। तो इसके लिए के पी बाई आर स्क्वायर, इसके लिए भी के पी बाई आर स्क्वायर। तो जो आंसर आएगा दैट विल बी योर आंसर। ये सब फॉर्मूला पता है कहाँ से आया? ये वर्क डन ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक विल बी नेगेटिव। हमने ये सॉल्व किया हुआ है, इन्फिनिटी से कोई चार्ज को लाते थे। वी ए क्या आएगा? के पी बाई 4। सबको समझ में आ रहा है? वी ए क्या आएगा? अल्लाह बोला क्या आएगा? वी ए के पी बाई 4। व्हाट वी कैन से अबाउट वी बी? के पी बाई 1 के माइनस के पी बाई 1। क्या माइनस? यहाँ समझो कि अगर आर डिस्टेंस में यहाँ पे ले लेता हूँ ऑन द अपोजिट साइड, तो डोमिनेट कौन करेगा? माइनस क्यू। तो इस तरफ जो डाइपोल मोमेंट बनती है इधर, सॉरी इधर पोटेंशियल बनता है के पी बाई आर स्क्वायर, इधर बनेगा माइनस के पी बाई आर स्क्वायर। समझ में आ रहा है? तो इसको अपने हिसाब से नोट कर लेना। इलेक्ट्रिक फील्ड में दोनों एक्सिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहती थी, इक्वेटोरियल पॉइंट पे भी ऊपर नीचे सेम रहती थी। पर पोटेंशियल की जब बात करते हैं तो माइनस चार्ज की तरफ जाओगे तो माइनस क्यू विल डोमिनेट और पोटेंशियल बन जाएगा माइनस, बिकॉज पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट कैन टेक नेगेटिव, पॉजिटिव एंड जीरो एज अ वैल्यू। समझ में आ रहा है? तो इसमें सिर्फ क्या सीखना था कि ये माइनस के पी बाई 1 आएगा। अब उसको सोल्व करो तो आपका आंसर आएगा 5/4 के पी क्यू नॉट। के पी बाई 4 माइनस ऑफ माइनस के पी बाई 1 इंटू क्यू नॉट, तो आंसर आ जाएगा 5/4 के पी क्यू नॉट। ऑप्शन भी एकदम नजदीक के दिए होंगे कि अगर किसी को याद नहीं रहा कि इधर माइनस होता है तो आप लोग 3/4 के पी क्यू नॉट टिक करके आ जाओगे, रॉन्ग हो जाएगा। समझ में आ रहा है? मतलब जब इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ोगे तो आपको वो रिवाइज करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द बोथ पॉइंट ऑफ द एक्सिस सेम रहेगी, इक्वेटर पे भी बोथ पॉइंट पे सेम रहेगी, ताकि पोटेंशियल पे बढ़ते वक्त आपको समझ में आए कि दूसरी तरफ जाएंगे तो माइनस क्यू डोमिनेट करेगा और ये माइनस हो जाएगा। तो अपनी लैंग्वेज में लिख लो कहीं पे। पोटेंशियल ऑन द इक्वेटर पॉइंट क्या होगा? मंथन
चलो पोटेंशियल ऑन द इक्वेटोरियल पॉइंट, क्या आएगा इसका आंसर? एकदम इजी सवाल चला, कहीं तो जवाब आओ। दोनों तरफ से डिस्टेंस क्या होगा? L, और ये क्या बन जाएगा? रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। दोनों तरफ से डिस्टेंस सेम, तो के क्यूब बाय रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस के क्यू बाय रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो क्या आएगा आंसर? तो इक्वेटोरियल पॉइंट पे क्या होता है? जीरो होता है। सिंपल एक्सप्लेनेशन, बिकॉज वो पॉइंट की दोनों तरफ से दूरी क्या है? सेम है। दैट्स व्हाई के क्यू बाय आर माइनस के क्यू बाय आर आंसर विल बी जीरो। तो लिख लो कि पोटेंशियल ऑन द इक्वेटोरियल पॉइंट और अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी वर्ड यूज करते हैं कई बार, कि पोटेंशियल ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर विल बी जीरो। ये सब जाने तो लिख लिया सबने? इसके बाद लिखो पोटेंशियल ऑन द जनरल पॉइंट ऑफ अ डाइपोल। सिमिलरली जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की बातें करी वैसे सब कुछ इसके लिए करना है। सुबह और नहीं बढ़ू आवड़े जो बोलती इच्छा नहीं कर सकती। चलो इसका आंसर बताओ। पोटेंशियल ऑन जनरल पॉइंट ऑफ अ डाइपोल कैसे करोगे? सिमिलरली जैसे किया था, डाइपोल मोमेंट का एक पी कॉस और पी साइन दो कंपोनेंट बनेंगे। इधर पी साइन थीटा, इधर की तरफ पी कॉस थीटा। तो इधर आंसर क्या आएगा? के पी कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर। इक्वेटोरियल पॉइंट पे तो उसका आंसर होता ही नहीं है, जीरो होता है पोटेंशियल। तो फाइनल पोटेंशियल का आंसर क्या है? ऑन अ जनरल पॉइंट के पी कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर। ये हमने एनसीईआरटी में से डिराइव भी किया हुआ है। समझ में आया कैसे किया? बिकॉज अभी हमको पता है कि पी वेक्टर का कैसे कंपोनेंट निकालते हैं, तो डायरेक्टली इसका आंसर आ जाएगा एक्सिस पॉइंट पे। मतलब इसका अगर एंगल निकाल लूँ पी कॉस, तो पी कॉस के लिए ये तो एक्सिस पॉइंट ही हुआ। तो एक्सिस पॉइंट पे पोटेंशियल का फॉर्मूला था के पी बाई आर स्क्वायर। तो इधर कौन सा है? के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो आंसर आ गया के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। Again, find out the work done by electric field in moving the Q naught charge from point A to point B. Work done due to electric field or external force to move a Q naught charge from A point to B point. देखो इधर ध्यान दो, समझ लो क्या करना है। वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स वाज माइनस वी ए बी इंटू क्यू नॉट। वी ए बी होता है वी बी माइनस वी ए।
इंटू क्यू नॉट, माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा वी ए माइनस वी बी इंटू क्यू नॉट। पोटेंशियल का फॉर्मूला है रैंडम पॉइंट, अभी हमने फाइंड किया के पी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर, तो वी बी मिल जाएगा के पी कॉस 37 बाई आर स्क्वायर। बट वी ए निकालेंगे कैसे, हमको पता है ये माइनस में आएगा, कैसे, बिकॉज ओरिजिन मिड पॉइंट से इस तरफ प्लस और इस तरफ माइनस आएगा, तो माइनस आएगा वो तो मुझे पता है, और ये एंगल यहाँ से है तो यहाँ से एंगल लेना है तो क्या आएगा 180 माइनस 53 आएगा, असल में तो ये एंगल है, तो इतना ही केस था, 180 माइनस 53 करोगे तो बाय डिफॉल्ट वी ए माइनस में आ जाएगा। तो के पी कॉस 180 माइनस 53 डिवाइड बाय आर स्क्वायर माइनस के पी कॉस 37 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। क्यू नॉट तो क्यू नॉट ही है, अब ये सबकी वैल्यू रखो, जो आएगा वो आंसर। डॉट प्रोडक्ट निकले तो कॉस थीटा जावे नहीं है, आर गई थी आई वन आर क्यूब गई थी आई वन, तो जो है आर वेक्टर अलोंग द आर वेक्टर डायरेक्शन होए नहीं, के पी कॉस थीटा अंदर ऐसा दिया है के पी डॉट आर अपॉन आर क्यूब, तो इसका एक्चुअली डायरेक्शन है के पी आर स्क्वायर इंटू आर कैप, तो आर कैप को ओपन करेंगे तो आर वेक्टर अपॉन मोड आर आएगा, तो वापस ये बच जाएगा। असल में पोटेंशियल वेक्टर क्वांटिटी है, वो देखना पड़ेगा क्या प्रॉब्लम है, स्केलर क्वांटिटी ये लोगों को खबर है, लोगों को लगे पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है। सो आयो cos 37 cos 53 क्या होगा और cos 37 क्या होगा, तो -3/5 माइनस 4/5 सोल्व करो जी आवे आंसर। पर आर स्क्वायर की जगह आप लिख दोगे 2 स्क्वायर और 1 स्क्वायर, सॉरी आर स्क्वायर कॉमन नहीं निकले, हाँ इसके नीचे बचेगा 2 स्क्वायर, इसके नीचे बचेगा 1 स्क्वायर, तो इधर आएगा .4.1। अब सॉल्व करो जब आएगा आंसर, तो -19/20 के पी क्यू आंसर आएगा। सुधर ओके सॉरी हरिवाल लगू ना के पी कॉस -53 क्या आएगा -3/5 और आर स्क्वायर की जगह 2 का स्क्वायर मतलब 4 माइनस का माइनस के पी कॉस 37 इज 4/5 आर स्क्वायर इज 1। अब इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा -19/20 के पी क्यू नॉट, तो के पी कॉमन निकल जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो -19/20 आएगा। डाइपोल को सिंपल हार्मोनिक मोशन से एसोसिएशन बाकी है, वो कल खत्म हो जाएगा, तो 10 मिनट नो काम चेक कर लिए खाली। डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, अब यहाँ तक हमने डाइपोल की वजह से निकलती हुई फील्ड और डाइपोल की वजह से निकलने वाला पोटेंशियल समझ लिया, और अब हाउ विल डाइपोल विल रिएक्ट इफ वी पुट इट इनटू अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, वो हमें सीखना है। ये नीट वालों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तारे पहला बोलू जी
सर नहीं पढ़ू तारे कहीं ना कहीं बोले आज करे चुप रे एकदम कल नहीं भी आलो लेक्चर में तने तू कसू ना बोली तू ही चुप रे चलो इधर ध्यान दो डाइपोल को अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो उसके ऊपर फोर्स किस तरफ लगेगा मतलब प्लस क्यू के ऊपर किस तरफ फोर्स लगेगा इंफिनिटी सोर्स से निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है तो प्लस चार्ज के ऊपर फोर्स इस तरफ लगेगा क्यूई और इस तरफ माइनस क्यूई सिमिलरली इसके लिए माइनस क्यूई प्लस क्यूई तो एफ नेट के बारे में क्या बोल सकता हूँ रिजल्टेंट फोर्स ऑन द डाइपोल क्या हो जाएगा 0 व्हाट इज द टॉर्क इन दिस कंडीशन नेट टॉर्क आर क्रॉस एफ साइन थीटा क्या हो जाएगा साइन 0 फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कोई एंगल ही नहीं है तो टाउ नेट भी क्या हो जाएगा 0 समझ में आ रहा है और दिस केस अगर उसको थोड़ा एंगल पे रख दिया तो इधर क्यूई और इधर माइनस क्यू तो फिर से इसके लिए भी क्या बोल सकता हूँ एफ नेट विल बी 0 और क्या इसके लिए टॉर्क 0 बोल सकते हैं नहीं तो एक सेंटेंस लिखवाता हूँ लिखो फटाफट इसको केस 1, 2 और 3 नाम दे दो फॉर 3 ऑफ द केसेस we can say that f net is 0 but tau net is 0 for only case 1 and 2 इतना ड्रॉ करो फिर मैं लिखवाता हूँ क्या लिखना है in a uniform electric field force on dipole is 0 net force on the dipole is 0 always 0 मतलब हमेशा but net torque on dipole may or may not be 0 यहाँ से assertion reason के क्वेश्चन A is right B is wrong वाले क्वेश्चन इसके बारे में एक और पॉइंट लिखो कि नॉट नेट टॉर्क अबाउट ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ द डाइपोल net torque about each and every point is same and if the body third मतलब नया सेंटेंस बनाओ if the body is free to rotate मतलब डाइपोल को अगर रोटेट करने के लिए फ्री छोड़ा जाए it will rotate from axis passing through its center of mass if the body is free to rotate it will rotate from axis passing through its center of mass
and parallel to torque vector. मतलब क्लास 11th में रोटेशनल मैकेनिक्स वाले चैप्टर में ये समझाया था। सपोज कपल फोर्स ऐसे लगता है, इधर की तरफ एक फोर्स, इधर की तरफ एक फोर्स, यहाँ से डिस्टेंस है L और L। तो इसके बारे में हम क्या बोल सकते हैं, नेट फोर्स ऑन दिस सिस्टम इज 0। अगर इस सिस्टम को खुला छोड़ दिया जाए, फ्री छोड़ दिया जाए कि वो रोटेट कर सके, तो इसको हम बोलेंगे कपल फोर्स, जो इसको रोटेट करवाएगा। कपल टॉर्क या कपल फोर्स, ऐसा वर्ड हम यूज करते थे। इसके बारे में और क्या बोल सकते थे कि टॉर्क अलॉन्ग एनी पॉइंट ऑफ दिस पर्टिकुलर बॉडी, किसी भी पॉइंट के अलॉन्ग टॉर्क निकालेंगे तो वो सेम आएगा। रिजिड बॉडी के किसी भी पॉइंट के अलॉन्ग हम टॉर्क निकालते थे क्लास 11 चैप्टर नंबर 7, तो टॉर्क विल बी इक्वल। तो ये 3 सेंटेंस आपको याद रखना है कि टॉर्क के बारे में, किसी भी रोटेटिंग बॉडी के बारे में हम टॉर्क के बारे में क्या कमेंट कर सकते हैं, फोर्स के बारे में क्या कमेंट कर सकते हैं। फोर्स ऑन ईच एंड एवरी केस, मतलब डायपोल के बारे में 3 केस पॉसिबल थे, तो तीनों केस हमने पढ़ लिए। तीनों केस के लिए फोर्स विल बी 0, बट टॉर्क के बारे में अलग अलग बातें हैं। 1, 2 में टॉर्क 0, लेकिन ये थर्ड केस में अगर इसको छोड़ा जाए, रिलीज किया जाए, तो वह रोटेट करेगा। अब वो रोटेट करेगा तो वो SHM भी करेगा। वो कल हमें सीखना है, स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम फॉर द डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसके बारे में एक बार खाली डिस्कशन करो कि इस डायपोल को अगर मैं थोड़ा ऊपर ले जाऊं, नीचे ले जाऊं, थोड़ा राइट ले जाऊं, लेफ्ट ले जाऊं, किसी भी तरफ इसका अगर डिस्प्लेसमेंट कराऊं, तो डिस्प्लेसमेंट कराने से क्या ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में रहेगा या अनस्टेबल में रहेगा, मतलब नॉर्मल इक्विलिब्रियम में रहेगा। समझ में आ रहा है? बिकॉज द एफ नेट इज 0, कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा। मतलब स्लाइटली डिस्प्लेस कराने से डायपोल को देयर विल बी नो चेंज, कोई इक्विलिब्रियम में चेंज नहीं आएगा। पर ऐसी कंडीशन में उसको स्लाइटली अगर मैं डिस्प्लेस कराऊं तो वो अनस्टेबल भी हो सकता है और स्टेबल भी हो सकता है। समझ में आ रहा है? तो वो हमें कल समझना है कि अनस्टेबल कब होगा, स्टेबल कब होगा। और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के केस में अगर इसको थोड़ा सा रोटेट करा के छोड़ दिया जाए तो वो ऑसिलेशंस करेगा। तो उस ऑसिलेशंस के टाइम पीरियड क्या होंगे, जैसा हमने पहले किया हुआ है वही सॉल्व करना है। सिंपल है। तो टॉर्क, अब सबको फॉर्मूला पता है। टॉर्क का फॉर्मूला होता है P क्रॉस E। वो एक थियरी सिर्फ हम स्किप कर रहे हैं बिकॉज यहाँ पे एक टॉर्क लगेगा, एक टॉर्क यहाँ पे लगेगा। दोनों टॉर्क को ऐड करेंगे तो फाइनल आंसर आएगा P क्रॉस E। वो NCERT से सिर्फ आप रिवाइज करके आना। कल सीधा हम SHM पे मूव करेंगे कि डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो उसके ऊपर कैसे ऑसिलेशंस होंगे, सिंपल हार्मोनिक मोशंस कैसा होगा। सिंपल। तो आज के लेक्चर में इतना रखते हैं।